स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल एससीएस एजुकेशन के लाइव क्लास में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन और बर्तन से रिलेटेड कुछ 35 ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों, अभी तक हमने प्रकाश के परावर्तन और बर्तन के पूरे थ्योरी क्वेश्चन को देख चुके हैं। आज दोस्तों हम उस सबके पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों सबसे पहला ऑब्जेक्टिव देखते हैं। दोस्तों टेस्ट के कुछ रूल है जो मैंने आपको ग्रुप पे दे दिया हूं, तो आप उस रूल को फॉलो करते हुए आप इसका आंसर दें। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, सूरज कैसा प्रकाश स्रोत है। तो जो क्वेश्चन अच्छे से सुन लीजिए दोस्तों, सूरज कैसा प्रकाश स्रोत है। दोस्तों मैंने सब क्वेश्चन थ्योरी में बताया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिया हूँ। और दोस्तों यहाँ पे जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपके सभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए दोस्तों सभी क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से दें और हमें आप कमेंट करके बताएं कि आपका कितना सही हुआ है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सूरज कैसा प्रकाश स्रोत है। आपके सामने क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहा, 4 ऑप्शन रहा दोस्तों। पहला है प्राकृतिक स्रोत, बी में दोस्तों मानव निर्मित स्रोत, सी में दोस्तों दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सूरज कैसा प्रकाश स्रोत है, आप इसका मैं आंसर बताया, आपको 3 सेकंड का दोस्तों टाइम मिलता है। तो दोस्तों सूरज जो है हमारा प्राकृतिक स्रोत है। दोस्तों ये मानव निर्मित नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसको मानव ने नहीं बनाया है, सूरज को प्राकृतिक ने बनाया है, तो इसलिए दोस्तों सूरज प्राकृतिक स्रोत है। चलिए दोस्तों अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर जानते हैं। और सेकंड दोस्तों हमारा बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये हर एक साल 1-2 बार गैप करके पूछता ही है कि परावर्तन के कितने नियम है। ये क्वेश्चन दोस्तों इस साल भी पूछा गया था आपसे कि परावर्तन के कितने नियम है। तो आपके सामने दोस्तों ऑप्शन रहा दोस्तों, ए में दोस्तों है 2, बी में है दोस्तों 4, सी में है 3 और डी में है दोस्तों 6। तो दोस्तों आप इसका आंसर दीजिए क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा परावर्तन के 2 नियम है। उसके बाद दोस्तों थर्ड क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दोस्तों थर्ड हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। क्वेश्चन दोस्तों अच्छे से समझिए, वास्तविक प्रतिबिंब दोस्तों बनता है उसकी प्रकृति कैसे होती है। आपके सामने ऑप्शन रहा दोस्तों ये, ए में है दोस्तों सीधा, बी में दोस्तों उल्टा, सी में दोस्तों दोनों और डी में दोस्तों इनमें से कोई नहीं। दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, आपको दोस्तों 3 सेकंड का टाइम मिलता है, इसका आंसर दीजिए। तो दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब जो है हमेशा उल्टा बनता है, इसकी प्रकृति दोस्तों उल्टा होती है। और काल्पनिक प्रतिबिंब जो है वो दोस्तों सीधा बनती है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये सब टोटल मैंने आपको वीडियो लेक्चर में आपको अच्छे से समझाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की ओर देखते हैं। और दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन हमारा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। क्वेश्चन दोस्तों क्या है, काल्पनिक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। ए में दोस्तों सीधा, बी में दोस्तों उल्टा, सी में दोस्तों दोनों, डी में दोस्तों इनमें से कोई नहीं। दोस्तों काल्पनिक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। जब दोस्तों थोड़ा देर पहले आपको हमने बताया कि काल्पनिक प्रतिबिंब की प्रकृति दोस्तों सीधा होती है, काल्पनिक प्रतिबिंब जो है सीधा बनता है। चलिए दोस्तों हमने फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण डैश होते हैं। दोस्तों परावर्तन का जो दूसरा नियम है उसको दोस्तों आप ध्यान से अपने दिमाग में रखिए। दोस्तों परावर्तन का जो नियम था उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। परावर्तन का 2 नियम था, उसमें से ये दूसरा नियम है दोस्तों, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण डैश होते हैं। ये दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछता है हमेशा, इसलिए दोस्तों इसमें टोटल हम 35 ऑब्जेक्टिव बताए और 35 ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों आप इसका आपके सामने ऑप्शन रहा है ये, ए में दोस्तों बराबर, बी में दोस्तों बड़ा, सी में दोस्तों असमान और डी में दोस्तों इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपतन कोण तथा परावर्तन कोण डैश होते हैं। तो आपतन कोण तथा परावर्तन कोण जो है वह बराबर होते हैं। ये दोस्तों परावर्तन के दूसरा नियम है, जिसमें कहा गया है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं। और दूसरा, पहला दोस्तों क्या था, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण जितने डिग्री से आती है वो उतने ही डिग्री से रिटर्न होती है। ये दोस्तों पहला नियम था। चलिए दोस्तों हमने 6th क्वेश्चन की ओर देखते हैं। और दोस्तों 6th क्वेश्चन जो है हमारा, समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। आपके सामने ऑप्शन ये रहा दोस्तों, ए में दोस्तों वास्तविक, बी में दोस्तों काल्पनिक, सी में है दोस्तों आभासी और डी में है दोस्तों बी और सी दोनों। तो दोस्तों क्या होगा इसका आंसर, समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों समतल दर्पण में काल्पनिक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है। इसका दोस्तों आंसर होगा डी और सी। क्यों दोस्तों, क्योंकि काल्पनिक का ही दूसरा नाम दोस्तों हमारा आभासी है, इसलिए दोस्तों काल्पनिक और आभासी प्रतिबिंब दोनों एक ही नाम है, इसलिए दोस्तों इसका होगा बी और सी। काल्पनिक और आभासी दोनों एक ही नाम होता है। तो चलिए दोस्तों ये भी, इसमें दोस्तों टोटल क्वेश्चन आपके पिछले साल या प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन को लेकर मिलके बनाया गया है। तो दोस्तों सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से बनाएं और दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना सही हो रहा है। पहले दोस्तों आप इसका 3 सेकंड के अंदर में आंसर दीजिए, उसके बाद में आपको मैं आंसर बता रहा हूँ। चलिए दोस्तों अपने 7th क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 7th है दोस्तों हमारा, दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं।
दोस्तों 7th क्वेश्चन हमारा क्या है, दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं। ए में दोस्तों उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, बी में दोस्तों अवतल दर्पण, सी में दोस्तों समतल दर्पण और डी में दोस्तों इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हम दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का यूज करते हैं, जो दोस्तों दाढ़ी बनता है उसमें दोस्तों किस प्रकार का दर्पण यूज करते हैं, आप इसका आंसर दीजिए। दोस्तों इसका आंसर होगा बी, दाढ़ी बनाने के लिए हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दोस्तों अच्छे से समझिएगा, दाढ़ी बनाने के दोस्तों हम किस दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। ये सब दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछता है, इसलिए दोस्तों आप इसको दिमाग में अपने रखिएगा ही। चलिए दोस्तों 8वां क्वेश्चन हमारा है, वाहनों के साइड मिरर में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन अच्छे सुनिए, वाहनों के साइड मिरर के लिए किस प्रकार के दर्पण का हम उपयोग करते हैं। ए में दोस्तों उत्तल दर्पण, बी में दोस्तों अवतल दर्पण, सी में दोस्तों समतल दर्पण और डी में दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों वाहनों के साइड मिरर में हम किस प्रकार का दर्पण उपयोग करते हैं, आप इसका आंसर दीजिए दोस्तों। दोस्तों इसका आंसर होगा 8 का ए नंबर, वाहनों के साइड मिरर में हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है, मुख्य अक्ष के ऊपर सभी लंबात्मक दूरी क्या डैश होती है। दोस्तों क्या है क्वेश्चन हमारा, मुख्य अक्ष के ऊपर सभी लंबात्मक दूरी डैश होती है। आपके सामने दोस्तों ये रहा, ए में दोस्तों घनात्मक, बी में दोस्तों ऋणात्मक, सी में दोस्तों दोनों और डी में दोस्तों इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको दर्पण के चिन्ह परिपाटी में बताया गया है कि मुख्य अक्ष के ऊपर सभी लंबात्मक दूरी डैश होती है। दोस्तों मुख्य अक्ष के चिन्ह परिपाटी जो आपको मैंने बताया था, चिन्ह परिपाटी का अगर वीडियो नहीं देखा तो टोटल मेरे वीडियो पीडीएफ लेक्चर को अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों। आपसे उससे बाहर दोस्तों आपसे कोई भी क्वेश्चन प्रकाश के परावर्तन और बर्तन ये दोनों चैप्टर से नहीं पूछ सकता। और दोस्तों मैंने उस दोनों चैप्टर से आपको ऑब्जेक्टिव यहाँ पर ला कर दिया है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव भी इससे बाहर नहीं पूछेगा। दोस्तों इसका आंसर दीजिए, मुख्य अक्ष के ऊपर सभी लंबात्मक दूरी डैश होती है। तो मुख्य अक्ष के ऊपर जो है सभी लंबात्मक दूरियां दोस्तों घनात्मक होती है। मुख्य अक्ष के दोस्तों ऊपर की सभी दूरियां घनात्मक होती है और मुख्य अक्ष के नीचे की सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। चलिए दोस्तों हम अपने 10th क्वेश्चन की ओर देखते हैं। और दोस्तों 10th क्वेश्चन हमारा है, अपवर्तन के कितने नियम हैं। दोस्तों अपवर्तन के कितने नियम हैं। दोस्तों यहाँ आप लिखा गया, दोस्तों यहाँ होगा अपवर्तन के कितने नियम, ये दोस्तों नहीं होगा। अपवर्तन के दोस्तों कितने नियम है, ए में दोस्तों 2, बी में दोस्तों 4, सी में दोस्तों 3 और डी में दोस्तों 6। ए में दोस्तों क्या है 2, बी में दोस्तों 4, सी में 3 और डी में दोस्तों 6। दोस्तों अपवर्तन के कुल कितने नियम है, तो दोस्तों अपवर्तन के जो है दोस्तों 2 नियम है। 10 का आंसर होगा ए, तो 10 का आंसर क्या होगा ए, अपवर्तन के 2 नियम है। दोस्तों ये मैंने कल परसों के पीडीएफ लेक्चर में बताया था, परसों के क्लास में बताया था कि अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। दोस्तों अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। दोस्तों ये दोनों नियम आप पढ़ लीजिएगा, दोस्तों इसे सब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए दोस्तों हम अपने 11th नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा 11th नंबर क्वेश्चन है कि अवतल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है। दोस्तों क्वेश्चन अच्छे से समझिए, अवतल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है। ए में दोस्तों छोटा, बी में दोस्तों मोटा, सी में दोस्तों कोई अंतर नहीं और डी में दोस्तों इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अवतल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है। दोस्तों मैंने कल के वीडियो लेक्चर में आपको ये बताया था कि अक्षर अवतल लेंस, उत्तल लेंस और समतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस में और वृत्ताकार लेंस की हम पहचान कैसे करेंगे, ये दोस्तों मैंने आपको क्वेश्चन बताया था। तो उसी से रिलेटेड दोस्तों ये क्वेश्चन है कि अवतल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है। ए में दोस्तों छोटा, बी में दोस्तों मोटा, सी में दोस्तों कोई अंतर नहीं और डी में दोस्तों इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अवतल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है। दोस्तों अवतल लेंस जो है वो छोटा प्रतिबिंब बनाता है। दोस्तों मैंने वहां बताया था आपको कि कैसे छोटा प्रतिबिंब बनाएगा और कैसे हम पहचानेंगे कि ये अवतल लेंस है, उत्तल लेंस है और ये वृत्ताकार कांच है। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप कल के पीडीएफ लेक्चर को देख लीजिएगा, उसको आप उससे आपसे ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। ये क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में पूछ सकता है कि अवतल लेंस, उत्तल लेंस और वृत्ताकार लेंस को कैसे पहचाने। चलिए दोस्तों हम 12th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12th नंबर क्वेश्चन हमारा है उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है। क्या दोस्तों हमारा उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है। आपके सामने दोस्तों ये ऑप्शन है छोटा, मोटा, सी में दोस्तों कोई अंतर नहीं और डी में दोस्तों इनमें से कोई नहीं। दोस्तों उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल लेंस में दोस्तों हमारा मोटा प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल लेंस में हमारा मोटा प्रतिबिंब बनता है, अवतल लेंस में दोस्तों हमारा छोटा प्रतिबिंब बनता है और वृत्ताकार लेंस में दोस्तों उसमें दोस्तों कोई भी चेंज नहीं होता है, कोई अंतर नहीं होता है। चलिए दोस्तों अब हम 30 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। और 30 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हमारा है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी है। क्या दोस्तों क्वेश्चन हमारा कौन सा लेंस जो है अपसारी लेंस भी है। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, तो दोस्तों इसका लेंस होगा अवतल लेंस को हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्या होगा आंसर दोस्तों इसका बी नंबर, अवतल लेंस को जो है दोस्तों हम अपसारी लेंस भी कहते हैं। उपसारी लेंस किसको बोलते हैं दोस्तों, उत्तल लेंस को हम उपसारी लेंस भी बोलते हैं।
चलिए दोस्तों अब अपने 40 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा ए में दोस्तों वास्तविक होता है, बी में दोस्तों आभासी और सीधा होता है, सी में दोस्तों वास्तविक और सीधा होता है और डी में दोस्तों आभासी और उल्टा होता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा कि अब समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब सदा क्या होता है? तो दोस्तों समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमारा आभासी और सीधा होता है। क्या होता है? आभासी और सीधा होता है। दोस्तों यहाँ एक आप इंपॉर्टेंट पॉइंट को अपने दिमाग में याद रखिएगा कि जब प्रतिबिंब आभासी बनेगा तो वो हमेशा सीधा बनेगा। तो दोस्तों जब भी आप आभासी टिक मारिएगा तो उसके साथ सीधा ही मारिएगा, उसके चक्कर में आप उल्टा मत मार दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आभासी प्रतिबिंब जो है सीधा बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब जो दोस्तों वो आपको उल्टा बनता है। दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब आपका उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब जो है दोस्तों हमारा सीधा बनता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? आभासी और सीधा। चलिए दोस्तों अब 50 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों 50 नंबर क्वेश्चन है हमारा, यदि f = r/2 सत्य है केवल। दोस्तों क्या है क्वेश्चन हमारा 50 नंबर? यदि f = r/2 सत्य है केवल किसके लिए? दोस्तों आपके सामने दोस्तों ए में उत्तल लेंस, बी में दोस्तों अवतल, सी में है दोस्तों दोनों और डी में है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यदि f = r/2 सत्य है मतलब दोस्तों उत्तल दर्पण के लिए, बी में दोस्तों अवतल दर्पण के लिए, सी में दोनों और डी में दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों f = r/2 जो है दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा दोनों। क्यों होगा दोस्तों इसका आंसर? सी में दोनों, क्योंकि मैंने दोस्तों आपको इससे पहले बताया था, मैंने उत्तल लेंस में भी प्रूव किया, सॉरी दोस्तों उत्तल दर्पण में भी प्रूव किया था कि f = r/2 होता है और अवतल दर्पण में भी मैंने प्रूव किया कि f = r/2 होता है। तो दोस्तों इसलिए इसका होगा दोनों। यदि f = r/2 सत्य है दोस्तों अब ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो इसका आंसर होगा दोस्तों दोनों, क्योंकि दोनों में हमने इसको प्रूव किया था। चलिए दोस्तों अब हम 60 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 60 नंबर दोस्तों क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है हमारा। तो दोस्तों 60 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है। क्या है दोस्तों? दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है? दोस्तों दर्पण की कितनी चौड़ाई है इसको दर्पण का क्या कहा जाता है? ए में दोस्तों फोकस, बी में दोस्तों द्वारक, सी में दोस्तों ध्रुव और डी में है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो दोस्तों दर्पण की जितनी भी चौड़ाई है उसको दर्पण का हम द्वारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? द्वारक। इसको दोस्तों अच्छे से याद रख लीजिएगा, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। चलिए दोस्तों हम 70 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और दोस्तों 70 नंबर हमारा क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र है। क्या है दोस्तों? आपके सामने ए में क्वेश्चन है 1/v + 1/v u = 1/f, बी में दोस्तों 1/v - 1/u = 1/f और सी में दोस्तों 1/v - 1/u = -1/f और डी में दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों गोलीय दर्पण, किसी गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा कि गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र होगा आपका 1/f = 1/v + 1/u। मतलब दोस्तों इसका आंसर होगा ए नंबर। दोस्तों मैंने इसको प्रूव भी किया था, तो दोस्तों अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा कर रहा हूं कि आपको यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी और दोस्तों मैं ये भी अगर आप क्वेश्चन बना रहे हैं तो मैं चाह रहा हूं कि आपका सभी क्वेश्चन जो जितना भी तक दोस्तों मैंने 17 क्वेश्चन देखा है कि आपका सबका सब सही होना चाहिए। दोस्तों क्योंकि मैंने उससे बाहर कुछ क्वेश्चन पूछा ही नहीं है तो मेरे अंदर सबका सब क्वेश्चन आप जान ही रहे होंगे, इसलिए दोस्तों आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। दोस्तों इस आप अभी से अगर तैयारी करके चलते रहेंगे तो मैं आशा करता हूँ कि आपका जो है एग्जाम से 6 महीना पहले आपकी तैयारी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। सभी पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लेंगे। कहीं से भी दोस्तों ऑब्जेक्टिव पूछा तो दोस्तों आप बना सकते हैं। इसलिए दोस्तों हमारे चैनल पर आप रेगुलर बने रहे। दोस्तों मैं आपके लिए रेगुलर सभी चैप्टर का आपको कुछ थ्योरी हिंट बता दे रहा हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट लग रहा है। और दोस्तों जो थ्योरी इंपॉर्टेंट लग रहा है और दोस्तों मैंने उस चैप्टर के बाद 2 दिन के बाद दोस्तों मैं उसका ऑब्जेक्टिव भी आपके सामने लेके आ जाता हूं। तो दोस्तों इसे आपकी तैयारी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों मैं आपको इसका पीडीएफ भी दे दूंगा जिससे आपको पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों जिसको पीडीएफ चाहिए वो हमें व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको इसका पीडीएफ दे दूंगा। चलिए दोस्तों हम अपने 80 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा 80 नंबर क्वेश्चन है कि डायप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी डैश है। क्या है दोस्तों हमारा क्वेश्चन कि डायप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी ए में दोस्तों 1 सेंटीमीटर, बी में दोस्तों 2 मीटर, सी में दोस्तों 1 मीटर और डी में दोस्तों 2 सेंटीमीटर। सॉरी दोस्तों मैंने ये क्वेश्चन आपको नहीं बताया था तो इसलिए दोस्तों मैं ही इसका क्वेश्चन का आंसर आपको बता देता हूँ कि डायप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी दूरी दोस्तों 1 मीटर होती है। क्या दोस्तों 1 मीटर, इसका दोस्तों आंसर होगा 1 मीटर। डायप्टर के लेंस की क्षमता की 1 मीटर होती है। चलिए दोस्तों हम अपने 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठों को
पृष्ठ हो तो उसे कहते हैं, ए में दोस्तों अवतल लेंस, बी में दोस्तों समतलोत्तल लेंस, सी में दोस्तों उत्तल लेंस और डी में दोस्तों हमारा समतलावोत्तल लेंस। क्या दोस्तों किसी लेंस में बाहर की ओर मतलब दोस्तों बाहर की साइड से दो गोलीय पृष्ठ हो, तो दोस्तों दो गोलीय पृष्ठ हो तो उसको दोस्तों कैसा लेंस बोलेंगे, तो उसको जो हम बोलेंगे वो उसको दोस्तों अवतल लेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, अवतल लेंस। इसको दोस्तों हम बोलेंगे अवतल लेंस बोलेंगे, क्योंकि दोस्तों उसके बाहर की ओर जो है दोस्तों उसका दो उभरा पृष्ठ रहता है, क्योंकि दोस्तों उसका अंदर की नहीं ओर होता है, अवतल लेंस में दोस्तों अंदर की ओर होता है। सो दोस्तों ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों 19 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए नंबर। किसी लेंस के बाहर के ओर दो गोलीय पृष्ठ हो तो उसे दोस्तों हम अवतल लेंस बोलेंगे। चलिए दोस्तों हमें 20 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन हमारा निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। दोस्तों निम्न में से कौन सा पदार्थ जो है वो लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। आपके सामने दोस्तों ये रहा ऑप्शन, ए में दोस्तों जल, बी में दोस्तों कांच, सी में दोस्तों प्लास्टिक और डी में दोस्तों हमारा मिट्टी। तो दोस्तों निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, इसका दोस्तों आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपको निम्न में से मिट्टी का उपयोग जो है दोस्तों हम लेंस के उपयोग के लिए, लेंस पदार्थ के लिए नहीं करते। किसका उपयोग दोस्तों, मिट्टी का। चलिए दोस्तों हम 21 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन हमारा है प्रकाश की किरणें गमन करती है। क्या दोस्तों क्वेश्चन हमारा प्रकाश की किरणें गमन करती है। ये क्वेश्चन दोस्तों अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ये आपसे इस साल एग्जाम में पूछ सकता है। ये क्वेश्चन आपके लिए इस साल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन दोस्तों हमारा कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। ए में दोस्तों सीधी रेखा में, बी में दोस्तों टेढ़ी रेखा में और सी में दोस्तों किसी भी दिशा में और डी में दोस्तों क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की किरणें दोस्तों किसमें गमन करती है, तो प्रकाश की किरणें जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। किस रेखा में गमन करती है दोस्तों, हमारा प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। दोस्तों इसका आंसर होगा ए नंबर। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में अलग से नोट कर लीजिएगा कि प्रकाश की किरणें गमन करती है सीधी रेखा में। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके 2021 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो दोस्तों इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने बहुत ही प्रिपेयर कहा है कि प्रकाश की किरणें किस रेखा में गमन करती है। आप इसको अपने कॉपी में, जिस कॉपी में आप ऑब्जेक्टिव का नोट्स बना रहे हैं, आप उसमें लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों हम अपने 22 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन हमारा कि निर्वात में प्रकाश क्या होती है। क्या दोस्तों हमारा, तो निर्वात में प्रकाश क्या होती है। तो दोस्तों निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। ए में दोस्तों हमारा 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, बी में दोस्तों हमारा 3 × 10⁻8 सेंटीमीटर पर सेकेंड और सी में दोस्तों 2 × 10⁻8 मिली पर सेकेंड और डी में दोस्तों हमारा इनमें से कोई नहीं। तो निर्वात में प्रकाश क्या होती है। तो निर्वात में जो है दोस्तों हमारा प्रकाश की चाल जो है वो 3 × 10⁻8 मिलीमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड होती है निर्वात में प्रकाश की चाल। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होती है। चलिए दोस्तों हम 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा है कि विरल माध्यम से सरल, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा डैश होती है। क्या दोस्तों हमारा क्वेश्चन, विरल माध्यम। दोस्तों विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा ए में दोस्तों कम होती है, बी में दोस्तों अधिक होती है, सी में दोस्तों हमारा बराबर होती है, डी में दोस्तों सभी सही है। तो दोस्तों विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होता है दोस्तों, इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा अधिक होती है। क्या दोस्तों मेरा होगा दोस्तों इसका आंसर, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। चलिए दोस्तों हम 24 नंबर क्वेश्चन के बढ़ते हैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। क्या दोस्तों क्वेश्चन हमारा, किसी माध्यम के लिए अपवर्तनांक का मान होता है। ए में तो sin i बटे sin r, बी में तो हमारा sin r बटे sin i, सी में तो sin i इंटू sin r, डी में तो sin i डिवाइडेड बाय sin r। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों किसी माध्यम में जो है अपवर्तनांक का मान होता है हमारा sin i बटे sin r होता है। तो दोस्तों इसमें आपको कंफ्यूजन एक चीज आप हो सकते हैं कि दोस्तों इसका आंसर दोस्तों ए और डी दोनों ही सही होगा। दोस्तों इसमें आप कंफ्यूज कर सकते हैं। दोस्तों कंफ्यूज होने की बात नहीं, क्योंकि दोस्तों ये जो डिवाइडेड का सिंबल है ये बट्टे में ही आ जाएगा। तो दोस्तों ये sin r हमारा यहाँ ये आ जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा ए और डी दोनों सही है। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान हमारा होता है sin i बटे sin r, जो दोस्तों स्नेल का भी नियम होता है। दोस्तों स्नेल का भी नियम है, अपवर्तन की त्रिज्या तथा अपवर्तन की त्रिज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इसका मतलब दोस्तों sin i = sin i by sin r = 1 होता है।
तो दोस्तों यहाँ तक समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए दोस्तों हम अपने 25 नंबर क्वेश्चन की और समझ बढ़ते हैं। और दोस्तों 25 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि पानी में डाली गई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण क्या है। क्या दोस्तों क्वेश्चन हमारा है कि पानी में डाली गई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण दोस्तों क्या है। आपके सामने दोस्तों ऑप्शन ए में अपवर्तन, बी में दोस्तों परावर्तन और सी में दोस्तों दोनों और डी में दोस्तों इनमें से कोई नहीं। दोस्तों पानी में डाली गई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका क्या कारण दोस्तों। इसका दोस्तों हमारा कारण है अपवर्तन। क्या दोस्तों कारण है, अपवर्तन के कारण पानी में डाली गई छड़ी जो है हमें टेढ़ी दिखती है। किसके कारण दोस्तों, अपवर्तन के कारण। दोस्तों इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, आप परावर्तन मत मार दीजिएगा। तो अपवर्तन के कारण पानी में डाली गई छड़ी हमें टेढ़ी दिखती है। चलिए दोस्तों हम 26 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। क्या है दोस्तों हमारा क्वेश्चन, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। ए में दोस्तों अवतल लेंस, बी में दोस्तों समतल लेंस, डी में सी में दोस्तों उत्तल लेंस और डी में है सभी सही है। दोस्तों सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। क्या दोस्तों प्रयोग किया जाता है, कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है सोलर कुकर में। तो सोलर कुकर में जो हमारा अवतल लेंस का प्रयोग होता है। दोस्तों ध्यान से क्वेश्चन में समझिएगा इस क्वेश्चन को। दोस्तों सोलर कुकर में हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों हमें 27 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों 27 क्वेश्चन हमारा है कि तेल लगा हुआ कागज होता है। क्या दोस्तों क्वेश्चन हमारा तेल लगा हुआ कागज क्या होता है। तो ए में दोस्तों पारदर्शक, बी में दोस्तों अपारदर्शक, सी में दोस्तों पारभाषक और डी में दोस्तों हमारा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों तेल लगा हुआ कागज क्या होता है, तो तेल लगा हुआ कागज जो है वह पारभाषक होता है। क्या होता है दोस्तों, पारभाषक। चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं। और दोस्तों आगे दोस्तों हमारा 28 नंबर क्वेश्चन। तो 28 नंबर क्वेश्चन हमारा है मिंग मिर्चा का कारण है। दोस्तों क्या है हमारा क्वेश्चन, मिंग मिर्चा का कारण है। ए में दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बी में दोस्तों परावर्तन, सी में दोस्तों अपवर्तन और डी में दोस्तों हमारा पहले अपवर्तन और बाद में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। क्या है दोस्तों, मिंग मिर्चा। दोस्तों हमको सामने में लगता है कि मेरे सामने में जल है, इसको दोस्तों हम मिंग मिर्चा बोलते हैं। जैसे कहीं आप जाते रहेंगे रेत में, आपको सामने लगेगा बहुत ज्यादा गर्मी है तो लगेगा कि वहां दोस्तों पानी है, पानी जैसा आपको एहसास लगेगा, इसको दोस्तों हम बोलते हैं मिंग मिर्चा। तो इसका कारण दोस्तों क्या है, तो इसका कारण है पहले अपवर्तन और बाद में दोस्तों पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। इससे दोस्तों मिंग मिर्चा का कारण जो हमारा पहले अपवर्तन और बाद में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। इसलिए दोस्तों इसका आंसर होगा डी नंबर। मिंग मिर्चा का कारण दोस्तों क्या है, पहले अपवर्तन और बाद में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। चलिए दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन हमारा है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। क्या दोस्तों हमारा निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। दोस्तों हमारा सामने ऑप्शन है निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को कहते हैं। ए में दोस्तों अपवर्तन कोण और बी में दोस्तों परावर्तन कोण, सी में दोस्तों निर्गत कोण और डी में दोस्तों इनमें से कोई नहीं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को दोस्तों हम क्या बोलेंगे, दोस्तों इसको हम बोलेंगे अपवर्तन कोण। क्योंकि दोस्तों जब भी प्रतिबिंब पर किरण आएगी, तो जब भी जो किरण आएगी तो अपवर्तन कोण इसलिए होगा क्योंकि दोस्तों जब भी किरण जो आती है, आपतित किरण जो आती है वो अभिलंब से सघन माध्यम से विकर्ण माध्यम जाएगी, उसके दोस्तों वहां से परावर्तन होगी, दोस्तों अपवर्तन होगी। तो इसलिए दोस्तों उसको हम अपवर्तन कोण बोलेंगे। और दोस्तों अपवर्तन कोण जो है उसको क्या किसको बोलते हैं, आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच बने कोण को हम अपवर्तन कोण बोलते हैं। ये दोस्तों मैंने आपको बताया भी था। तो उसका आंसर होगा निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण बने कहेंगे, दोस्तों निर्गत कोण बोलेंगे। ये दोस्तों सरासर गलत है। चलो दोस्तों हम 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन हमारा है हीरा का अपवर्तनांक है। दोस्तों हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है। ए में दोस्तों 1.77, बी में दोस्तों 1.47, सी में दोस्तों 2.42 और डी में है दोस्तों 1.44। तो हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है। तो दोस्तों हीरा का जो अपवर्तनांक है वो दोस्तों 1.47 होता है। क्या होता है दोस्तों, हीरा का दोस्तों हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। दोस्तों हीरा का अपवर्तनांक जो है दोस्तों 2.42, सी नंबर दोस्तों इसका आंसर होगा। हीरा का अपवर्तनांक सी नंबर 2.42 होता है। चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं। और दोस्तों आगे 31 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है। दोस्तों क्या है दोस्तों हमारा प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होती है। तो ए में दोस्तों एक समान होती है, भिन्न भिन्न होती है, सी में दोस्तों दोनों होती है, डी में होती है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है। दोस्तों प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है, तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में विभिन्न होती है। क्या दोस्तों होती है, विभिन्न होती है। चाल जो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। चलो दोस्तों हमारे 32 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। दोस्तों 32 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि लेंस में कितने फोकस होते हैं। क्या दोस्तों हमारा क्वेश्चन कि लेंस में कितने फोकस होते हैं।
ए में दोस्तों 1, बी में दोस्तों 3, सी में दोस्तों 2 और डी में दोस्तों हमारा 4। तो दोस्तों लेंस में कितने फोकस होते हैं? तो दोस्तों लेंस में जो हमारे 2 फोकस होते हैं, F1 और F2। दोस्तों ये मैंने बताया था। तो लेंस में टोटल दोस्तों हमारा 2 फोकस होता है। चलो तो हम 33 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों 33 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि आवर्धन को सूचित किया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन हमारा अच्छे से समझिएगा, आवर्धन को सूचित किया जाता है। ए में दोस्तों एम, बी में दोस्तों एफ और सी में दोस्तों भी और डी में दोस्तों सी। तो क्या क्वेश्चन हमारा कि आवर्धन को सूचित किया जाता है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अगर आपसे पूछेगा आवर्धन का मात्रक होता है, दोस्तों आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता। हम यहाँ पूछ रहे हैं दोस्तों आवर्धन को सूचित किया जाता है। तो इसको मात्रक से आप कनेक्ट मत कीजिएगा, मात्रक आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता है। इसको दोस्तों आप अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए कि आवर्धन का कोई भी मात्रक नहीं होता है। यहाँ दोस्तों हमसे पूछ रहा है कि आवर्धन को सूचित किया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर जो है आपको, इसका आंसर होगा एम से। दोस्तों आवर्धन को दोस्तों हम किसे सूचित करते हैं? दोस्तों एम से। दोस्तों मैंने इसको बताया था, आपको क्लास में बताया है कि आवर्धन को हम लोग एम से सूचित करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। दोस्तों 34 नंबर हमारा क्वेश्चन है sin i by sin r इक्वल टू डैश नियतांक होता है। तो क्या है क्वेश्चन हमारा? sin i by sin r डैश होता है, डैश नियतांक होता है। ए में दोस्तों 1, बी में दोस्तों 2, सी में दोस्तों 0 और डी में दोस्तों हमारा 5। दोस्तों स्नेल का नियम ही जो है यहाँ फॉलो होगा। दोस्तों स्नेल का नियम है आपतन कोण की जगह तथा अपवर्तन कोण की जगह का नियतांक क्या होता है दोस्तों? दोस्तों इसका आंसर होगा 1 नियतांक। दोस्तों वही यहाँ फॉलो हुआ है। 34 का आंसर होगा ए नंबर। sin i इक्वल टू sin r इक्वल टू हमारा होगा 1 नियतांक। चलिए दोस्तों अपने हम लास्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। और दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि प्रिज्म में प्रत्येक कोण डैश डिग्री का होता है। क्या दोस्तों हमारा क्वेश्चन कि प्रिज्म में प्रत्येक कोण डैश डिग्री का होता है। ए में दोस्तों 40, बी में दोस्तों 30, सी में दोस्तों 60 और डी में दोस्तों हमारा 20। तो दोस्तों प्रिज्म में प्रत्येक कोण डैश डिग्री का होता है। दोस्तों ये भी मैंने प्रिज्म में बताया है कि प्रिज्म में प्रत्येक कोण, दोस्तों इसका आंसर होगा सी नंबर 60 डिग्री। दोस्तों प्रिज्म में प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री होता है। ये सब दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को भी आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए और दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए। तो दोस्तों मैंने अभी तक कुछ क्वेश्चन को आपको इंपॉर्टेंट कराया है, जिसका मैं चाहता हूं कि आप लोग अपना अलग से नोट्स बना लें। तो दोस्तों यहाँ तक समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आशा करता हूँ कि आपका सबसे ज्यादा सही हुआ होगा। दोस्तों किसका कितना सही हुआ है आप हमें कमेंट करके बताना ना भूले। दोस्तों हमारे एक यूजर ने पूछा था हमसे, जो रेगुलर वाचर हैं, वो हमसे पूछा था कि दोस्तों कि प्रकाश का चाल को हम किससे नापते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग भी अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। दोस्तों उसके क्वेश्चन को मैं आपको फिर से दोहरा देता हूँ कि प्रकाश के चाल को हम किससे मापते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लीजिए। तो प्रकाश की चाल को दोस्तों हम फोटोमीटर से नापते हैं। किससे दोस्तों? प्रकाश की चाल को फोटोमीटर से नापते हैं। इस पॉइंट को दोस्तों आप अपने कॉपी में नोट्स कर ले कि प्रकाश की चाल को हम फोटोमीटर से नापते हैं। दोस्तों को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए दोस्तों अगर आपको भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो दोस्तों आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा, जैसे दोस्तों मैंने यूजर के कमेंट का जवाब दिया। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। और दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्लास में, जो कल की क्लास है साइंस का, उसमें दोस्तों हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री पेपर को। किस पेपर को दोस्तों? हम केमिस्ट्री पेपर को। दोस्तों किसका कितना सही हुआ वो हमें कमेंट करके बताना ना भूले। तब चलिए दोस्तों तब तक के लिए बाय। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों चैनल के बारे में दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी बताइए कि आपको इस चैनल पर कैसा प्रिपरेशन लग रहा है। दोस्तों आप हमें कमेंट करके भी बताइए कि आपको इस चैनल पर कैसा लग रहा है आपकी तैयारी के लिए। तो चलिए दोस्तों तब तक के लिए बाय।